साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और अब हम पर्टिकुलर ट्रांसलेशन को खत्म करने के बाद अब जो मैं पर्टिकुलर आपको बताने वाला हूं वो हम ओपेरॉन पे चर्चा करेंगे, जीन के एक्सप्रेशन के रेगुलेशन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चूंकि अब यहाँ तक पहुंचे हैं तो लैक ओपेरॉन भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। तो हम पर्टिकुलर अब उस टॉपिक को यहाँ पे देखेंगे, तो इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। तो रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन जो है ये अपने में ही बहुत ही ब्रॉड टर्म है। दैट मे अकर एट वेरियस लेवल, मतलब कि आप बहुत लेवल पे आप जीन को रेगुलेट कर सकते हैं। कंसीडरिंग दैट जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में मुझे मिल गया है। इट कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल इन यूकैरियोट, द रेगुलेशन कुड बी एक्सल्टेड एट। तो अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो हम ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर भी उसको रेगुलेट कर सकते हैं, यानी कि आपका जब आरएनए बना तो हम उस लेवल पे भी उसको कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं या कुछ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोसेसिंग लेवल पे भी हम कर सकते हैं, जहां पे हम स्प्लाइसिंग को रेगुलेट करते हैं, या जब मेरा एमआरएनए ट्रांसपोर्ट होकर न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आ रहा है तो उस लेवल पे कर सकते हैं, और या तो मैं ट्रांसलेशनल लेवल पे कर सकता हूं। तो ये आप देख सकते हैं कि लेवल ऑफ रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन को मैं किस किस स्टेप पे कर सकता हूं। तो ये आपका डीएनए है, जीन था। ठीक है, ये पर्टिकुलर आपका डीएनए था जो कि ब्लैक पार्ट में दिखाया गया है, जो आपका ब्लू है वो पर्टिकुलर जीन है। ठीक है, इससे मेरा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना। इसके बाद ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल यहाँ पर भी मैं कर सकता हूँ, यहाँ पर भी कर सकता हूँ, यहाँ पे कर सकता हूँ, यहाँ पे कर सकता हूँ। तो इस फिगर के माध्यम से आपको समझ में आ गया कि हम हर लेवल पर जाके अपने जीन को रेगुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम जो ओपेरॉन की चर्चा करेंगे वो हमारा प्रोकैरियोट से रिलेशन रहेगा। तो अब हम उस पहलू पर आते हैं। द जीन इन ए सेल आर एक्सप्रेस टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन और ए सेट ऑफ फंक्शन। फॉर एग्जांपल इफ एन एंजाइम, जो कि आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसको याद रखिएगा। इट सिंथेसाइज्ड बाय द इकोलाइज को बनाता है, जो कि क्या करता है, कैटालाइज करता है हाइड्रोलिसिस ऑफ ए डाइसैकेराइड लैक्टोज को गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। तो जैसा कि आप याद रखिएगा, लैक्टोज जो है ये हमारा क्या है, जो कि मैंने बायोमोलिक्यूल के रिवीजन में भी आपको बताया था, ये आपका क्या है, मिल्क शुगर है। ठीक है, जो कि क्या होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना होता है। और यहाँ पे जो लिंकेज होता है वो आपके लिए होमवर्क है, तुरंत कॉपी में नोट डाउन करेंगे कि यहाँ पे कौन सा लिंकेज पाया जाता है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, द बैक्टीरिया यूज देम एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी के तरीके यूज करता है। कब करता है, इफ द बैक्टीरिया डू नॉट हैव लैक्टोज अराउंड देम टू यूटिलाइज फॉर एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होता है कि कहानी का सारांश ये है कि आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज को वो प्रोड्यूस करेगा, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। ठीक है, इसके बाद अगर वो लैक्टोज को अपने यूटिलाइज नहीं कर पाता है, दे वुड नो लॉन्गर रिक्वायर द सिंथेसिस ऑफ द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो यानी कि अगर उसको लैक्टोज की जरूरत नहीं है तो वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की सिंथेसिस नहीं करेगा। तो इसीलिए अभी आगे चल के मैं इसको क्लासिफिकेशन में भी आपको बताऊंगा कि ये सारे जीन जो आते हैं ये आपके लग्जरी जीन होते हैं। जब इनकी आवश्यकता होगी तभी इनकी सिंथेसिस होगी। देयरफॉर इन सिंपल टर्म इट इज द मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशन जो कि आपका रेगुलेट करता है एक्सप्रेशन ऑफ द जीन। द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एडल्ट ऑर्गेनिज्म आर आल्सो एज ए रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ द जीन। तो यानी कि अगर मैं प्रोकैरियोट की बात करूं तो मुझे यहाँ पे लैकोपेरॉन या लैक्टोज में क्यों उसने कहानी को स्टार्ट किया, मतलब क्यों वहां पे रेगुलेशन है, क्यों वहां पे उसको बीटा गैलेक्टोसाइडेज की आवश्यकता है, उसको हमने समझ लिया। और अगर मैं यूकैरियोट्स में आता हूं तो जो हमारा एडल्ट का फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो से, वहां पर भी हमको डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे जीन के रेगुलेशन देखने को मिलते हैं। तो पहले स्टेप में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे कुछ बेसिक बातों को स्टार्ट करेंगे और हम अपने लैकोपेरॉन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आपके जीन्स होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं। एक आपका कॉन्स्टिट्यूटिव जीन होता है और एक आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन होता है। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन को मैं हाउस कीपिंग जीन कहता हूँ। दीज जीन आर एक्सप्रेस कॉन्स्टेंटली बिकॉज देयर प्रोडक्ट आर कॉन्स्टेंट नीडेड फॉर सेलुलर एक्टिविटी। जैसे आपके ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम है और आपके एटीपीएज एंजाइम है, क्योंकि एटीपी जो है वो हमारी हर सेल्स को हर समय चाहिए होगा। ठीक है, तो इसलिए कुछ आपके जो जीन्स होते हैं वो हाउस कीपिंग का काम करते हैं, मतलब ये हमेशा स्विच ऑन कंडीशन में रहते हैं। अगर आपसे इसका एग्जांपल पूछा जाएगा, जो कि आप कभी अगर कभी लैब में आपका एक्सपोजर हुआ होगा, तो हम दो जीन को, अब चाहे वो हमारा वेस्टर्न एक्सपेरिमेंट हो या फिर हम जब पीसीआर करते हैं, तो हमें एक पॉजिटिव, मतलब एक हमें इंटरनल कंट्रोल चाहिए होता है। तो वहां पे हम हाउस कीपिंग जीन ही लेते हैं, जिसमें मोस्टली अगर आपसे पूछ लेता है तो आप क्या कहेंगे, एक आपका गैप डीएच इस्तेमाल किया जाता है जो कि बहुत ही रूटीनली इस्तेमाल करते हैं, और एक आपका क्या होता है, बीटा एक्टिन जो होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है।
इसके अलावा नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन क्या होती हैं, इनको हम लग्जरी जीन कहते हैं। लग्जरी का मतलब ये कि जो हाई फाई है, ये जीन जो होती हैं साइलेंट रहती हैं, आर एक्सप्रेस ओनली व्हेन द जीन प्रोडक्ट इज नीडेड, यानी कि जब जीन की आवश्यकता होगी तभी ये एक्टिव होते हैं, और ये आपके स्विच ऑन ऑफ कंडीशन में घूमते रहते हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन भी आपके दो टाइप के होते हैं, या तो ये आपके इंड्यूसिबल होंगे या आपके रिप्रेसिबल होंगे। कहने का मतलब है कि ये पर्टिकुलर जीन जो होगा या तो किसी सिस्टम को इंड्यूस करेगा या तो किसी सिस्टम को रिप्रेस करेगा। समझ में आ रही है बात? द इंड्यूसिबल जीन आर स्विच्ड ऑन इन द प्रेजेंस ऑफ ए केमिकल, यानी कि उसके लिए मुझे एक इंड्यूसर चाहिए होगा जो कि जीन की एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। द रिप्रेसिबल जीन कंटिन्यू टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स लाइक ए टिल अ केमिकल, जब तक कि एंड प्रोडक्ट उसको मतलब क्या कर दे, इनहिबिट ना कर दे। तो ये आपकी कहानी होती है। और जब भी एक चीज आपको याद होगा जो कि मैंने आपको बायोसिंथेटिक पाथवे में बताया था, जिसको मैं दूसरे कलम से हाईलाइट कर देता हूं, कि जब भी आपका एंड प्रोडक्ट किसी मेटाबॉलिक पाथवे को इनहिबिट करता है तो मैं उसको फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। यहीं पर आपका एक क्वेश्चन छिपा हुआ है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि ये ओपेरॉन क्या है, तो ओपेरॉन जो होता है ये जेनेटिक मटेरियल ऑफ द डीएनए का पार्ट है, यानी कि डीएनए का पार्ट है जिसमें एक्ट करता है एज ए सिंगल रेगुलेटेड यूनिट हैविंग वन और मोर स्ट्रक्चरल जीन होगा, यानी कि जिसमें चार आपके कंटेंट होते हैं। एक आपका स्ट्रक्चरल जीन होता है, एक आपका ऑपरेटर होता है, प्रमोटर होता है, और एक आपका रेगुलेटर होता है। तो स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं वो एक भी हो सकता है या कई भी हो सकते हैं, ठीक है, या मैनी भी हो सकते हैं, लेकिन बाकी चीजें जो होती हैं वो एक एक होती है। बाकी अभी आपको फिगर से मैं समझाऊंगा। इसके अलावा ओपेरॉन भी आपका दो टाइप का हो सकता है। कोई अगर आपसे पूछता है तो या तो वो मेरा इंड्यूसिबल होगा या मेरा रिप्रेसिबल होगा। तो अगर मैं इंड्यूसिबल की बात करता हूं तो उसमें मुझे जो एग्जाम्पल देखने को मिलेगा वो मुझे लैक ओपेरॉन ऑफ द ई कोलाई देखने को मिलेगा। और रिप्रेसिबल में जाएंगे तो उसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो कि आपका ट्रिप्टोफैन का जो ओपेरॉन होता है वो मेरा क्या होता है, रिप्रेसिबल होता है। कहानी समझ में आ रही है? इसके बाद अगर मैं इंड्यूसिबल ओपेरॉन की बात करता हूं तो ये सिस्टम नॉर्मली रिमेन क्या रहेगा, स्विच्ड ऑफ कंडीशन में रहेगा एंड बिगिंस टू वर्क ओनली व्हेन द सब्सटेंस टू बी मेटाबोलाइज्ड बाय इट्स प्रेजेंट इन द सेल। इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम जनरली अकर इन द कैटाबॉलिक पाथवे, यानी कि लैक ओपेरॉन इकोलाई जो है ये आपका इंड्यूसिबल सिस्टम है। यानी कि ये नॉर्मल कंडीशन में आपका स्विच ऑफ कंडीशन में है। जब आपका लैक्टोज आएगा सिस्टम में तो क्या करेगा, इसको स्विच ऑफ से स्विच ऑन कंडीशन में ले आएगा। समझ रहे हो बात को? बाकी ये कैसे होता है इसको हम नेक्स्ट पार्ट में, अभी इसको नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। अब अगर मैं आपको एक टिपिकल ओपेरॉन का फिगर दिखा दूं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही शानदार फिगर यहाँ पे बनाया गया है। इसको देखिए कैसा आपका एक ओपेरॉन दिखता है। तो ओपेरॉन जो होता है इसमें आपका प्रमोटर होगा जो कि आपको दिख रहा है। प्रमोटर के बगल में या उसके अंदर, ये याद रखिएगा, ऑपरेटर जो होता है वो प्रमोटर से सटा हुआ भी हो सकता है, लगभग उसको मिलता जुलता भी हो सकता है, मतलब उसी के लाई कर सकता है। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। प्रमोटर जो होता है वो हमेशा ऑपरेटर के नजदीक होगा। बाकी ये मेरा स्ट्रक्चरल जीन है जो कि किसी जीन को कोड कर रहे होंगे। इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ये आपका एमआरएनए बनेगा। जब ये एमआरएनए को मैं प्रोटीन के फॉर्म में करूंगा तो चूंकि ये आपका जो सिस्टम है ये आपका पॉलीसिस्ट्रॉनिक है, बैक्टीरिया है तो कैसा है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक है। पी से प्रोकैरियोट, पी से आपका क्या होता है, क्या होता है, पी से पॉलीसिस्टोनिक। ठीक है, तो यहाँ पर एक एमआरएनए से मेरे को तीन डिफरेंट प्रोटीन या एंजाइम्स मुझको देखने को मिले जो कि अपना तीन डिफरेंट फंक्शन बायोकेमिकल पाथवे में कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन क्या है कि जो आपका एक रेगुलेटरी जीन होता है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या करता है, ये ट्रांसक्रिप्ट होकर एक अपना एमआरएनए बनाएगा जिससे आपका एक रेगुलेटर प्रोटीन बनेगा जो कि आपका रिप्रेसर है। और ये रिप्रेसर जाके क्या करेगा, ऑपरेटर पे बाइंड करता है। तो हमेशा याद रखिएगा, रिप्रेसर जो होगा वो हमेशा ऑपरेटर पे बाइंड करता है और फिर अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, या जो आपका रेगुलेटर होगा। अब ये रेगुलेटर, जो अगर मैं रेगुलेटर के टर्म में बात करूं तो ये आपका इंड्यूसर भी हो सकता है और ये आपका रिप्रेसर भी हो सकता है। तो अगर मैं रिप्रेसर की बात करूं जो मुझे लैक ओपेरॉन में देखने को मिलेगा, तो उसमें अगर आप एक चीज अगर याद करना चाहें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, ओ आर एस। ठीक है, ओ आर एस का घोल आपने पिया होगा तो ओ का मतलब क्या हो जाएगा, ऑपरेटर हो जाएगा। आर से क्या हो जाएगा, रिप्रेसर हो जाएगा, यानी कि रिप्रेसर जो है वो किस पे बाइंड किया, ऑपरेटर पे बाइंड किया। इज इक्वल टू एस का मतलब समाप्त पढ़ लीजिएगा, यानी कि खत्म कहानी। यानी कि जब ऑपरेटर पे अगर रिप्रेसर आके बाइंड कर दिया तो जीन कैसी कंडीशन में आ गई, स्विच ऑफ कंडीशन में आ गई। तो यहां तक कहानी आपको समझ में आ रही है? बाकी अगर मैं इस पैराग्राफ में पढ़ना चाहूं तो प्रोकैरियोट control of rate of transcriptional initiation is the predominant site for control for gene expression in the transcriptional unit. The activity of RNA polymerase at a given promoter is in turn regulated by interaction with accessory proteins होती हैं जो उसको affect करती हैं। ability to recognize start site, these regulatory protein जो होती हैं वो आपके positively भी काम कर सकते हैं, यानी कि उसके लिए activate
रेगुलेटर भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं जो उनका रिप्रेस भी कर सकते हैं। द एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रमोटर रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए इन मैनी केसेस रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन विद सीक्वेंस, जिसको मैं ऑपरेटर कहूंगा। द ऑपरेटर रीजन इज एडजेसेंट टू द प्रमोटर एलिमेंट इन मोस्ट ओपेरॉन। याद रखिएगा, हमेशा ऑपरेटर जो होगा वो प्रमोटर के बहुत ही करीब होगा। एंड इन मोस्ट केसेस ऑफ सीक्वेंस, ऑपरेटर जो होता है वो बाइंड करता है रिप्रेसर प्रोटीन से। ईच ऑपरेन हैज इट स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक क्या होगा, रिप्रेसर होगा। फॉर एग्जाम्पल, लैक ऑपरेटर इज प्रेजेंट ओनली इन द लैक ओपेरॉन एंड इन इंटरेक्ट स्पेसिफिकली विथ लैक रिप्रेसर। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। बाकी इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको केवल इतना याद रखना है जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये कहानी आपको समझ में आ गई। जो बेसिक चीजें आपको याद रखनी है कि रिप्रेसर जो होता है वो ऑपरेटर पे बाइंड करेगा, और समाप्त एस से क्या याद रखिएगा, समाप्त, यानी कि मैं ओआरएस को याद रखूंगा। अब आगे बढ़ते हैं, लैक ओपेरॉन को थोड़ा और डिटेल में मैं समझाता हूं आपको। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि लैक ओपेरॉन की स्टोरी के बारे में अगर हम जाने तो इलुसिडेशन ऑफ लैक ओपेरॉन वाज आल्सो एज ए रिजल्ट ऑफ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन अ जेनेटिस्ट, जो कि आपके जैकब एंड मोनोथ थे, मतलब एक आपके जीन पे जेनेटिक वाला काम पढ़ाई कर रहे थे और एक आपके बायोकेमिस्ट थे। तो यानी कि इन दोनों ने मिलकर इसकी डिस्कवरी की, जिसमें आपका फेमस नाम आता है जैकब एंड मोनोड का। ये नाम याद रखिएगा, अभी एएसआरबी का जो पेपर कंडक्ट हुआ है वहां पे ये आपका 2023 में पूछा गया है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज को मैं याद रखूंगा। इसके बाद जो मुझे याद रखना है, दे वर द फर्स्ट टू इलुसिडेट द ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटरी सिस्टम, जिसको मैं क्या कहूंगा, लैक ओपेरॉन। लैक में ओपेरॉन में पूछा जाएगा लैक का क्या मतलब है, तो ये आपका लैक्टोज है। और ये जो मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं प्रोकैरियोट की बात कर रहा हूं, तो मुझे प्रोकैरियोट में मुझे क्या देखने को मिलेगा, पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन देखने को मिलेंगे, रेगुलेटेड बाय द कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी होगा। सच अरेंजमेंट इज ए वेरी कॉमन इन द बैक्टीरिया एंड इज रिफर टू एज ए ओपेरॉन, मैं कहता हूं। इसके अलावा भी कुछ आपको ओपेरॉन और देखने को मिलेगा, जैसा कि आपका लैक ओपेरॉन है, ट्रिप ओपेरॉन तक मैं बात करूंगा। बाकी अगर आप हायर लेवल पे जाएंगे तो आपको हिस्टडीन का भी ओपेरॉन मिलेगा, अर्ज और भी एआरए ओपेरॉन है, वैलिन ओपेरॉन है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट ओपेरॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब अगर मैं लैक ओपेरॉन की बात करता हूं, तो यहाँ पे मुझे एक रेगुलेटरी जीन मिलता है जो कि आपका आई जीन होता है। आई का मतलब क्या है, यहाँ पर डज नॉट रिफर टू द इंड्यूसर, रादर इट डराइव फ्रॉम द वर्ड इनहिबिटर, क्योंकि ये जो आपका आई से जो जीन निकलेगा वो इसको अल्टीमेटली इनहिबिट करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका रेगुलेटरी जीन है, ये क्या है, आपका आई जीन का मतलब क्या हुआ, इनहिबिटर है। और मेरे पास 3 स्ट्रक्चरल जीन मुझे देखने को मिलेंगे जब मैं लैक ओपेरॉन की बात करूंगा। बाकी अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो, लैक ओपेरॉन में आपका LAC 3 अल्फाबेट है, तो जो स्ट्रक्चरल जीन है वो मेरे 3 है। बाकी चाहो तो ऐसे भी कर लो, एस ऐसे लिखते हो, इसको उल्टा करके ऐसे लिख लो, मतलब कुछ भी करके आपको बस इतना याद रखना है भैया कि 3 स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पे होते हैं, जिसको प्यार से ZYA यानी कि आप जिया पढ़ सकते हो। ठीक है, ZYA यानी कि इसको आप जिया पढ़ लो। द आई जीन कोड फॉर द रिप्रेसर ऑफ द लैक ओपेरॉन। जेड जीन जो होते हैं वो आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करेगा, जो कि प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल क्या करता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ द डाइसैकेराइड। याद रखना, लैक्टोज मेरा क्या है, डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना हुआ है। ठीक है, मोनोमेरिक यूनिट जो है मेरी वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है। वाई जीन जो है वो आपका कोड करता है फॉर परमिएज को कोड करेगा, जो कि परमिबिलिटी को बढ़ाएगा फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। बीटा गैलेक्टोसाइडेज यानी कि गैलेक्टोज आपका ट्रांसफर हो जाए, उसकी परमिबिलिटी को बढ़ाने का काम वाई करता है। इसके अलावा एक जीन आपका और होता है जिसको मैं ट्रांस एसिटाइलेज कहता हूं। इसके अलावा ऑल द 3 जीन प्रोडक्ट इन लैक ओपेरॉन द रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ द लैक्टोज इन मोस्ट अदर ओपेरॉन एज वेल एज द जीन प्रेजेंट इन द ओपेरॉन आर नीडेड टुगेदर इन ए फंक्शन। ठीक है, जो कि आपके किसी मेटाबॉलिक पाथवे को रेगुलेट करेंगे। बाकी ये सुंदर सा फिगर बना हुआ है, इसमें देख लीजिए, ये आपका इंड्यूसर है, इसका प्रमोटर ये है, बाकी मेन प्रमोटर आपका यहाँ पर है, यहाँ पे आपका एक ऑपरेटर लगा है, और ये आपका स्ट्रक्चरल जीन है जो मेरा जिया है, ZYA। जेड जो होगा वो मेरा किसको कोड करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करेगा। वाई जो होगा वो मेरा किसके लिए काम करेगा, वाई किसके लिए काम करेगा, परमिएज के लिए काम करेगा। और ए जो होता है वो मेरा एसिटाइलेज का काम करेगा। ठीक है, जब यहाँ पे एब्सेंस ऑफ द इंड्यूसर की कहानी ये आपका सिंपल सा पड़ा हुआ था, लेकिन जब आई जो है रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा, रिप्रेसर बनाएगा, और ये रिप्रेसर बाइंड करता है ऑपरेटर रीजन पे, जिससे आरएनए पॉलीमरेज आके
बाइंड नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो, जिससे क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही मेरा लैक्टोज आएगा, वो क्या है, वो इस सिस्टम का इंड्यूसर है, तो ये इंड्यूसर क्या करेगा, इस रिप्रेसर पे जाके बाइंड करेगा, और फिर मेरा क्या होगा कि जब चूंकि ये ऑपरेटर मेरा फ्री है, तो उस पर क्या होगा, आके प्रमोटर साइट पे या ऑपरेटर साइट पे क्या होगा, मेरा लैक आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा, और मेरे जीन की सिंथेसिस हो जाएगी, जो कि लैक एमआरएनए बनेगा, और इससे मेरा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बेसिक कहानी समझ में आ गई। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा मैं और आगे की तरफ बढ़ता हूं, जो कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट चीजों को उठाया है, तो लैक्टोज जो होता है सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सबस्ट्रेट होता है, रेगुलेट स्विच ऑन ऑफ द ओपेरॉन, इसीलिए मैं इसको इंड्यूसर कहूंगा। याद रखिएगा, पूछा जाएगा लैक ओपेरॉन का इंड्यूसर कौन है, तो मैं क्या आंसर करूंगा, लैक्टोज करूंगा। इन द एब्सेंस ऑफ ए प्रिफर्ड कार्बन सोर्स सच एज ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज नहीं होगा, ठीक है, if lactose is provided in the growth medium of the bacteria, the lactose is transported into the cell through the action of permease। तो कहने का मतलब है कि अगर मेरे सिस्टम में बैक्टीरिया को मैं ग्रो करा रहा हूं और ग्लूकोज खत्म हो गया उसके सिस्टम के पास, और मैंने लैक्टोज प्रोवाइड करा दिया, तो लैक्टोज को क्या करा जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, जो कि आपका परमीएज काम कर रहा था। परमीएज जो होता है वो गैलेक्टोज को ट्रांसफर कराने में, या बीटा गैलेक्टोसाइडेज को ट्रांसफर कराने का काम करता है। ठीक है, तो वो लैक्टोज जो होगा वो परमीएज को ट्रांसफर कराएगा। रिमेंबर, ए वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरॉन हैज टू बी प्रेजेंट इन द सेल एट ऑल द टाइम, अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट इंटर द सेल। तो कहने का मतलब है कि नॉर्मली ये क्या है, लैक ओपेरॉन आपका शांत पड़ा रहता है, जब इसकी आवश्यकता होगी तभी ये आपका सिस्टम एक्टिव होगा। द लैक्टोज देन इंड्यूस द ओपेरॉन इन द फॉलोइंग मैनर। अब ये कैसे करता है, द रिप्रेसर ऑफ द ओपेरॉन जो होगा वो सिंथेसाइज होगा, जो कि ऑल द टाइम कॉन्स्टिट्यूटिवली सिंथेसिस होता है, तभी ये हमेशा स्विच ऑफ कंडीशन में रहता है। सिंथेसाइज कौन करेगा, इनिबिटरी जीन करेगा। द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करेगा ऑपरेटर रीजन पे एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइब द ओपेरॉन इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर लैक्टोज या एलोलैक्टोज। याद रखिएगा, जो आपके इंड्यूसर होते हैं उसमें आपका लैक्टोज भी हो सकता है और एलोलैक्टोज होता है। हालांकि ये आपके लैक्टोज और एलोलैक्टोज जो होते हैं ये आपके क्या है, ये आपके आइसोमर होते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये आपका लैक्टोज भी हो सकता है, एलोलैक्टोज हो सकता है। द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड बाय इंटरेक्शन विद द इंड्यूसर, तो जैसे ही हमने फिगर में समझा, जिससे आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, एक्सेस हो जाएगा, प्रमोटर पे आके वो बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन को क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। तो यहां तक की कहानी मेरे को समझ में आ गई है। इसके बाद जो मुझे ध्यान रखना है, रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन कैन आल्सो बी विजुलाइज्ड एज ए रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसाइज। ठीक है, इसके अलावा जो आपका लैक ओपेरॉन जो है, ये आपका तरीके का निगेटिव रेगुलेशन करता है। रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन बाय रिप्रेसर जो है वो निगेटिव रिप्रेसर है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका रिप्रेसर था वो देखिए पूरे सिस्टम को बंद करके रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आपका रेगुलेशन है, ये आपका नेगेटिव रेगुलेशन है। बाकी एक क्वेश्चन ये आपका आईसीएमआर का क्वेश्चन है, जो कि आपका 2019 में पूछा गया है। अब देख लीजिए, ऐसे सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ मीडिया वुड यू एक्सपेक्ट टू रिजल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ हाई लेवल ऑफ एमआरएनए फॉर द एंजाइम ऑफ इकोलाई लैक ओपेरॉन। तो यानी कि लैक ओपेरॉन को अगर आपको एक्सप्रेस कराना है तो क्या कंडीशन होना चाहिए, तो अगर मुझे लैक ओपेरॉन एक्सप्रेस कराना है तो मुझे क्या करना होगा, तो जो कि यहाँ पे आपका दिया गया है, एब्सेंस ऑफ ए प्रिफर्ड कार्बन सोर्स ग्लूकोज, तो यानी कि मेरा ग्लूकोज नहीं होना चाहिए, तो नो ग्लूकोज और हाई लैक्टोज की कंडीशन में मेरा एक्सप्रेस होगा। तो ये जो होगा ये इसका राइट आंसर होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। बाकी ये आपका लैक ओपेरॉन का एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, इसको भी मैं बता देता हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। लैक ओपेरॉन है, स्ट्रक्चरल जीन है, बीच में ऑपरेटर है, प्रमोटर है। ठीक है, और प्रमोटर ऑफ रेगुलेटरी जीन्स के प्रमोटर आगे लगा हुआ है, ये पूरा आपका डीएनए है। ठीक है, ये आपका रेगुलेटरी प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ऑपरेटर होगा, जेड से आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, वाई आपका परमीएज होगा, और ए जो होता है वो आपका ट्रांस एसिटाइलेज होगा। तो इसको भी समझने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। अब अगर मैं लैक्टोपेरॉन को थोड़ा एक बार और पढ़ना चाहूँ, तो लैक्टोज मेरा क्या है, मिल्क शुगर है, डाइसैकेराइड है, बीटा गैलेक्टोसाइड इसको भी कहा जाता है, जो कि आपका बीटा गैलेक्टोसाइड है। समझ रहे, याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि लैक्टोज जो है वो आपका ग्लूकोज और गैलेक्टोज का बना है, बट इसको लॉजिकली हम क्या बोलते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइड भी कहा जाता है। इज अवेलेबल टू ई कोलाई इन द कोलन, ये हमारा जो ई कोलाई होता है, आपको पता ही होगा कि एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो ये जो होता है
डाइसैकेराइड होता है जो कि ई कोलाई इन द कोलन व्हेन अ पर्सन ड्रिंक मिल्क। तो जैसे ही हम मिल्क खाते हैं पीते हैं तो हमको लैक्टोज शुगर मिलता है। चूंकि हमारे कोलन में ई कोलाई है, ई कोलाई क्या करेगा, उस लैक्टोज को यूज करेगा। द बैक्टीरिया यूज करता है लैक्टोज को फॉर एनर्जी एज वेल एज सोर्स ऑफ द कार्बन आफ्टर इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बाय द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो ये कहानी समझ में आ गई कि लैक्टोपेरॉन चला कैसे या लैक्टोज आया कहाँ से। तो जब हमने मिल्क पिया, तो मान लो कि अगर एग्जांपल ले लें तो हमारे कोलन में कौन सा बैक्टीरिया है, ई कोलाई है, उसको क्या मिल गया, लैक्टोज मिल गया। लैक्टोज को उसने क्या किया, हाइड्रोलाइज कर दिया विद द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो क्या हुआ, व्हेन ई कोलाई आर ग्रोइंग इन द एब्सेंस ऑफ द लैक्टोज फ्यू मॉलिक्यूल ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज आर प्रेजेंट इन द सेल्स। बट व्हेन लैक्टोज को जब मैं ऐड करूंगा इन्वायरमेंट में, तो नंबर ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज मॉलिक्यूल इन द सेल इंक्रीज हो जाते हैं, जो कि 2 से 3 मिनट में बहुत सारे फोल्ड में इंक्रीज होंगे, मतलब मैनी फोल्ड, उनका नंबर जो होता है वो बढ़ जाता है जैसे ही सिस्टम में लैक्टोज की मात्रा बढ़ेगी। द लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ 3 स्ट्रक्चरल जीन। मैंने समझ लिया स्ट्रक्चरल जीन मेरा क्या है, जिया है। ठीक है, जिया है ZYA। इसके बाद लैक जेड जीन जो होता है वो इनकोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, दैट ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज गैलेक्टोज को, कैन आल्सो कन्वर्ट लैक्टोज को एलो लैक्टोज में भी कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है, जो कि एक्ट करता है एज ए इंड्यूसर इन द लैकोपेरॉन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछेगा कि लैक्टोज को एलो में किसने कन्वर्ट किया, तो वो मेरा क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है। ठीक है, वाई जो होता है वो मेरा परमिएज का काम करेगा। मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है विच एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है लैक्टोज को इनटू द सेल। ठीक है, यानी कि सेल्स के अंदर लाने का काम मेरा परमिएज करेगा। और लैक ए जो होता है ट्रांसस्टाइलेज है, इसका फंक्शन बहुत ज्यादा नोन नहीं है। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं इसका बेसिक फिगर मैं आपको बता दूं, जो कि आपका एब्सेंस ऑफ द लैक्टोज था, तो ये आपका इनिबिटरी ने क्या बनाया, एक आपका रेगुलेटर प्रोटीन बनाया जो कि जाके इससे बाइंड किया ऑपरेटर से, और क्या हो गया, ORS हो गया। हम सिंपल सी कहानी ये याद रखेंगे, O से मेरा ऑपरेटर हो गया, R से मेरा रिप्रेसर हो गया, और S से क्या हो गया, समाप्त हो गया, यानी कि स्विच ऑफ कंडीशन आ गई। ठीक है, लेकिन जैसे ही मेरा एलोलैक्टोज आया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका क्या आया, जो कि आपके रेगुलेटर पे जाके बाइंड कर गया, और बाइंड करने के बाद इसको बाइंड नहीं करने दिया, जिससे जिससे मेरा RNA पॉलीमरेज जो था वो मेरा बाइंड कर गया। बाकी आप फिगर में देखना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इनिबिशन की कहानी है। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पे सिंथेसाइज कर रहे थे। ठीक है, लैक्टोज जब प्रेजेंट हुआ, इज प्रेजेंट, सम ऑफ इट इज कन्वर्टेड इनटू द एलो लैक्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लैक्टोज को एलो लैक्टोज में कन्वर्ट किया गया, जो कि आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम ने किया, याद रखिएगा। और एलो लैक्टोज जो होता है ये जाके इसमें बाइंड कर गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये इनिबिट हो गया। इनिबिट होने के बाद रेगुलेटरी प्रोटीन कैन नॉट बाइंड टू द रिप्रेसर, जिससे क्या होगा, मेरा RNA पॉलीमरेज आके बाइंड कर जाएगा। तो ये एक बेसिक मैकेनिज्म थी जो कि हमने इस बात को समझ लिया। अब थोड़ा सा अगर आगे बढ़ते हैं, ब्रॉड लेवल पे जाते हैं, अगर आप सोचेंगे कि इस कहानी को मैं और भी अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो सबसे पहले एक चीज और समझ लीजिएगा कि कैटाबोलाइट जीन एक्टिवेटर प्रोटीन यहाँ पे कहानी है। तो ई कोलाई सेल यूटिलाइज करता है ग्लूकोज को इन द प्रेफरेंस टू लैक्टोज। अगर आपसे पूछा जाए, अगर ई कोलाई जो होता है वो लैक्टोज में भाई क्या है, उसको इतना मेहनत करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, फिर ट्रांसफर करना पड़ेगा, समझ रहे हो, तो उसको अगर ग्लूकोज मिलेगा तो वो ग्लूकोज को प्रिफर करेगा, और ये प्रिफर सोर्स एनर्जी का होता भी है आपका ग्लूकोज। तो यहां तक बात समझ में आ जाती है। तो अगर ई कोलाई यूटिलाइज करेगा ग्लूकोज इन द प्रेफरेंस टू लैक्टोज व्हेन बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट इन द मीडियम, याद रखिएगा, दोनों ही मीडियम में अगर प्रेजेंट है तो सबसे पहले वो ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा। जब ग्लूकोज की कमी हो जाएगी तब वो लैक्टोज को स्टार्ट करेगा यूटिलाइज करना। दिस इंडिकेट दैट ग्लूकोज सम हाउ इंटरफेयर विद द इंड्यूसर ऑफ द लैक ऑपेरॉन। तो यानी इस बात से ये सिद्ध होता है कि अगर ग्लूकोज सिस्टम में प्रेजेंट है तो वो किसी तरीके से इस पूरे सिस्टम को प्रभावित करता है। अब कैसे प्रभावित करता है उसको समझिए। द अटैचमेंट ऑफ RNA पॉलीमरेज टू द प्रमोटर साइट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ अ कैटाबोलाइट जीन एक्टिवेटर प्रोटीन। एक आपकी कैप प्रोटीन होती है, तो RNA पॉलीमरेज को ऑपरेटर पे बाइंड करने के लिए, प्रमोटर पे बाइंड करने के लिए कैप की आवश्यकता होती है, समझ रहे हो, जो कि क्या होता है, कैटाबोलाइट एक्टिवेटिंग प्रोटीन होता है, बाउंड टू द साइक्लिक AMP से बाउंड होता है। ठीक है, तो कैटाबोलाइट एक्टिवेटिंग प्रोटीन जब आप पढ़ेंगे, जो कि आपको मैं अभी फिगर में दिखाऊंगा, ठीक है, तो ये आपका कैप जो होता है ये आपका साइक्लिक AMP से बाइंड होता है, जो आप इस फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, अब समझिए ध्यान से। द प्रेजेंस ऑफ द ग्लूकोज लोअर द इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ साइक्लिक एमपी बाय इनएक्टिवेटिंग द एंजाइम एडिनिल साइक्लेज। आपको पता है एटीपी से जब मुझे साइक्लिक एमपी बनाना होता है तो वहां पे जो एंजाइम लगता है वो मेरा एडिनाइल साइक्लेज लगता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो ये एंजाइम की एक्टिविटी को ग्लूकोज क्या किया हुआ है,
कम किया हुआ है, ठीक है? यानी कि साइक्लिक एएमपी नहीं बन पा रहा है और साइक्लिक एएमपी से ही आपके कैप को बाइंड होना है, ठीक है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे हम। ड्यू टू द डिमिनिश्ड लेवल ऑफ साइक्लिक एएमपी द फॉर्मेशन ऑफ कैप साइक्लिक एएमपी लो है, देयरफॉर द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू डीएनए नहीं हो पा रहा है, दस ग्लूकोज इंटरफेयर विद द एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरॉन। इसके बाद अब आपको क्या करना है, इट इज नाउ क्लियर that the presence of cap cyclic AMP is essential for transcription. The cap cyclic AMP act as a positive regulator का काम करते हैं for the gene expression. It is therefore evident that lack of operon is subjected to both positive repressor and by the negative regulation. हालांकि ये मोस्टली आपका निगेटिव रेगुलेशन होता है, बट कहीं कहीं पर इसके लिए कहा जाता है कि आपका पॉजिटिव रेगुलेशन भी करता है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो अगर आप फिगर के माध्यम से समझना चाहें तो ये आपका रेगुलेटरी जीन हो गया, आई हो गया, प्रमोटर पी हो गया, ऑपरेटर हो गया और ये आपका जिया हो गया, ठीक है? ऑपरेटर पे 4 खाने बने हुए हैं, ये एमआरएनए से इसने सिंथेसिस किया, रिप्रेसर की सब यूनिट थी, पहले ये अलग अलग थी, जब ये एक तरीके का टेट्रामर के फॉर्मेशन में आके गए ऑपरेटर में बैठ गए। अब जब ये ऑपरेटर में बैठ गए तो प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड नहीं कर पाया, सिंपल सी कहानी है। इसके अलावा क्या हुआ कि जैसे ही जब आरएनए पॉलीमरेज आपका बाइंड करेगा, कब बाइंड करेगा, जब हमारा पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए जब हमने सिस्टम में लैक्टोज दिया, तो इस टेट्रामर में आप समझ सकते हैं ना, ये लैक्टोज जाके बैठ गया, ठीक है? जिससे क्या कर दिया, रिप्रेसर को इनएक्टिव कर दिया। ये भी बहुत अच्छा फिगर है, इससे भी आप और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये पर्टिकुलर एंजाइम जो है, ये आपका पर्टिकुलर रिप्रेसर है, वो खत्म हो गया, जिससे आरएनए पॉलीमरेज आया और किस पे बाइंड कर गया, प्रमोटर पे बाइंड कर गया, और उसी समय कैप और साइक्लिक एएमपी भी आके बाइंड किए हैं, समझ रहे हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है कि कैप और साइक्लिक एएमपी जब बाइंड करेंगे तभी आपके प्रमोटर का ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो ये कहानी हो गई। तो यानी कि अगर आप चाहें तो एक तरीके से आप इसको निगेटिव रेगुलेशन की तरफ देख सकते हैं, अगर आप लैक्टोज को सॉरी अगर आप रिप्रेसर को कंसीडर करेंगे, और अगर आप कैप साइक्लिक एएमपी को देखेंगे तो आप इसको एज अ पॉजिटिव रेगुलेशन भी कह सकते हैं, ठीक है? बाकी ज्यादा बाउंस कर रहा हो तो अभी परेशान नहीं होना है। बाकी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, द रेगुलेटर जीन कार्ड लैक-आई इज लोकेटेड अपस्ट्रीम पर हमेशा होगा, ठीक है? ऑफ द प्रमोटर ऑफ लैक ओपेरॉन एज इट्स ओन प्रमोटर, इट इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू द स्मॉल एमआरएनए व्हिच इज देन ट्रांसलेटेड इनटू द रेगुलेटर प्रोटीन, जो कि आपका रिप्रेसर बनेगा। रिप्रेसर इज एन एलोस्टेरिक प्रोटीन है, समझ रहे हैं? ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसका रिप्रेसर क्या है, एलोस्टेरिक प्रोटीन है, ठीक है? एलोस्टेरिक प्रोटीन है जिसके पास 2 बाइंडिंग साइट होती है, वन फॉर बाइंडिंग फॉर ऑपरेटर और दूसरा जो होता है वो इंड्यूसर या एलोलैक्टोज आके इस पे बाइंड कर सकता है। तो खैर ये सारी कहानी होती है जिसको आपको याद रखना है, एलोस्टेरिक साइट पे जाके बाइंड करते हैं, ये कहानी याद रखिएगा। एलोस्टेरिक भी आपको पता होगा, डिफरेंट साइट जहाँ पे नॉर्मली एंजाइम बाइंड करते हैं, उसके अगर अलग कोई साइट है जहाँ पे जाके वो किसी भी एंजाइम्स पर बाइंड करके वो उसकी एक्टिविटी को प्रभावित कर सकता है, तो उसको मैं क्या कहूंगा, एलोस्टेरिक साइट कहता हूँ, ठीक है? इसके बाद एक आपके कुछ और इंड्यूसर होते हैं जिनको हम ग्रेटियस इंड्यूसर कहते हैं, ये आपके कुछ उसके स्ट्रक्चरल एनालॉग होते हैं, और इसमें आपका जो मेन एग्जांपल आता है वो आपका आईपीटीजी होता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आईपीटीजी जो होता है ये आपका इंड्यूसर के तरीके से काम करता है, जो कि हम स्टडी ऑफ द लैक ओपेरॉन को स्टडी करने में यूज करते हैं। बाकी जो हमने आपको बताया ये आपका कंडीशन होता है जब आपको लैक ओपेरॉन से पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन होनी होती है, तो यहाँ पर क्या है, कैप और साइक्लिक एएमपी ये आपके बाइंड होते हैं पॉली प्रमोटर साइट पे, ठीक है? लेकिन क्या होता है, जब तक आपका ग्लूकोज सिस्टम में मौजूद होता है वो एडिनिल साइक्लेज को इनहिबिट करके रखेगा, जिससे आपकी साइक्लिक एएमपी नहीं बन पाएगा, ठीक है? तो ये वाली कहानी आपको समझ में आ जाती है, जिससे आपकी कहानी क्लियर हो जाएगी। अब आपको डिफरेंट डिफरेंट लेवल की कहानी मैंने आपको बता दिया है, लैक ओपेरॉन आपको समझा दिया है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन को भी कवर कर लेंगे। तो यहाँ तक आपको सारी स्टोरी समझ में आ गई होगी कि लैक ओपेरॉन में हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी थी, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट था। तो इन चीजों के साथ आपका लैक ओपेरॉन भी मैंने खत्म करा दिया है। बाकी कुछ चीजें जो ब्रॉड लेवल की बची है उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ तक कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी कोई समस्या होती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।